इंडिया टीवी कॉन्क्लेव शी के मंच पर आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो नारी शक्ति, संस्कृति, स्वावलंबन को यथार्थ करती हैं। वो दिल्ली वाली भी हैं, वो प्यारी सी बिटिया भी हैं, वो वकील भी हैं और नेत्री भी हैं। अब तक आपने उनके उस पहलू को देखा है जहां वो सुषमा और स्वराज जी की बिटिया नजर आती हैं, जहां पर वो वकील नजर आती हैं और जहां पर वो एक तेज तरार नेत्री नजर आती हैं। लेकिन आज हम बांसुरी स्वराज जी का अपने इस मंच पर स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि आपके उन अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश करें जिनसे समाज की तमाम यंग, ओल्ड, हर तबके की महिला को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण की उपासिका माँ सुषमा स्वराज ने बहुत प्यार से कान्हा की सबसे प्यारी चीज बांसुरी को ही अपनी बिटिया का नाम दे दिया। माँ तो माँ होती है बांसुरी, लेकिन सुषमा जी की बेटी होना ये कैसा होता है? मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे तप करे थे या बहुत अच्छा कर्म करे थे जो इस जन्म में मुझे सुषमा स्वराज जैसी माँ मिली। मुझे लगता है माँ तो माँ होती है, मेरी वाली कुछ खास थी, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मेरा और उनका रिश्ता केवल माँ बेटी का रिश्ता नहीं था। वो दुनिया में मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्त थी। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। और मैं आपको बताऊं, ये झूठ कहते हैं लोग जब कहते हैं दैट टाइम हील्स ऑल वुंड्स। कुछ क्षति आपके जीवन में ऐसी होगी जिसके साथ आप चलना सीख जाएंगे, लेकिन वो खलिश जो है वो वक्त भी पूरी नहीं कर पाएगा। बहुत सही कहा आपने। कहा था कि एक सूटकेस की तरह से हम अपने ग्रीफ को लेकर चलते हैं जिसका बोझे सहने की आदत पड़ जाएगी, लेकिन वो कम कभी नहीं होगा। जीवन में और चारा क्या है? चलना ही जीवन का सार है ना। चरे वेती चरे वेती। आप जब बड़ी हो रही थी तो मैंने सुना बचपन में माँ क्या उतना वक्त दे पाती थी जितना वक्त एक बच्चा अपनी माँ से उम्मीद करता है। और हमेशा एक माँ को एक गिल्ट में डाला जाता है जब वो वर्किंग वुमेन होती है ना, कि भाई बच्चों को कितना वक्त दे रही हो, बच्चों के साथ जस्टिस कर रही हो, क्या उनका ध्यान रख पा रही हो? क्या आपने देखा कि सुषमा जी भी बतौर माँ उस कॉन्फ्लिक्ट, उस गिल्ट से गुजरती थी? जब हम वक्त की बात करते हैं देन इट इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट्स द क्वालिटी ऑफ टाइम। और माँ का, मेरी माँ बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक थी। जैसे हर शुक्रवार की शाम उनकी अपॉइंटमेंट डायरी में कट कर दिया जाया था और उस पर लिख दिया जाया था कि एक्सक्लूसिव विद बांसुरी। मेरा घर का नाम गुड्डा है तो उस पर ईजी लिख दिया जाता था, यानी एक्सक्लूसिव विद गुड्डा। वो जो शाम थी शुक्रवार की, वो केवल और केवल एक्सक्लूसिवली मेरे लिए थी और उसमें पापा भी अलाउड नहीं थे। अच्छा। हाँ, उसमें केवल हम दोनों माँ बेटी जो थे, अगर चाहते थे तो बाहर जा सकते थे, मूवी देख सकते थे, घर पर रहकर गप्पे मार सकते थे। मुझे लगता है उस इवनिंग को गेट क्रैश केवल हमारे डॉग करा करते थे। लेकिन क्या कभी कोई ऐसा वक्त आया जब उन्होंने कहा हो कि भाई ठीक है, कोई आपका ऐसा इवेंट हो जहाँ पर वो अपनी व्यस्तता के चलते मौजूद नहीं हो सकी हों या आपके साथ नहीं खड़ी हो सकी हूँ? नॉट रियली। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने एक कम्युनिकेशन का चैनल मेरे साथ इतना ज़्यादा खुला रखा था। और हुआ क्या कि पूरे जीवन में उन्होंने हमेशा मेरे लिए समय निकाला। लेकिन हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जब ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएशन थी तो प्रेसिडेंट ओबामा भारत आ रहे थे और माँ नहीं आ पाई। लेकिन वो मुझे बुरा नहीं लगा उस बात के बारे में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे इतने लंबे जीवन में जब जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी तब तब मैंने अपनी माँ को खड़े पाया। एंड इट्स ओके, वी सेलिब्रेटेड आफ्टर आई केम बैक। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन चैनल आपको अपने बच्चों के साथ खुला रखना पड़ेगा। एंड इसीलिए तब पेरेंट्स भी समझते हैं और बच्चे भी अंडरस्टैंड करते हैं। फिर एक महिला माँ बनने के बाद भी अपने करियर को कंटिन्यू कर सके, अपने सपनों की उड़ान को भर सके, उसमें एक पति की कितनी बड़ी भूमिका होती है और आपने घर में इसे कैसे देखा? जी, मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। खास करके मेरे पेरेंट्स की, दे वर टुगेदर फॉर अबाउट 40 प्लस ईयर्स। इन फैक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 47 ईयर्स दे वर टुगेदर। एंड 17 बरस के थे तब मिले थे कॉलेज में। माँ, हमारा जो सरनेम है वो कौशल है, लेकिन मैं बांसुरी स्वराज या माँ सुषमा स्वराज इसलिए क्योंकि हम फादर का फर्स्ट नेम लिखते हैं। और माँ ने ये प्रथा इसलिए शुरू करी कि वो बोली ज़िंदगी के हर पड़ाव में सुषमा और स्वराज साथ हैं। अब जब मैं राजनीति में आ गई हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे फादर का इतना सपोर्ट मुझे है कि बांसुरी स्वराज भी अपने पिता स्वराज के बिना अधूरी है। बहुत खूबसूरत। उनके साथ साथ हर कदम पर जिस तरह से
स्वराज जी चले, खुलकर वो अपने सपनों की उड़ान, अपने काम को कर सकें, उसका बहुत बड़ा रोल रहा होगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल रहा। और वैसे भी पेरेंटिंग इज अ 2 पर्सन्स जॉब ना, पर कहीं ना कहीं मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी आपके इस मंच से, स्पेशली क्योंकि आज आप स्ट्रॉन्ग, ह्यूमेन एंड एम्पावर्ड वुमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये गिल्ट जो है ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक ट्रैप है, और हम महिलाओं को अपने आप को मानसिक तौर पर इतना सशक्त करना पड़ेगा कि हम उस आत्मग्लानि के विशेष साइकिल में ना पड़े। अगर आपकी जवाबदेही आपको खुद पर है, अगर आपकी आत्मा आपको नहीं कचोट रही है, यू हैव डन योर बेस्ट, देन दैट इज इनफ। आई एम श्योर दिस विल हेल्प मेनी वर्किंग वुमेन। आई थिंक सो। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप वर्किंग हैं या नहीं हैं, आप घर पर रहती हैं या नहीं हैं, दिस इज एन इंडिविजुअल चॉइस, इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस, और दोनों ही सम्मानजय चॉइसेस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक वर्किंग वुमन को गिल्ट में नहीं डाल सकती, क्योंकि अगर वो घर के बाहर जाकर पैसा कमा रही है, वो भी एक तरीके से फैमिली की केयर का ही भाग बन जाता है। लेकिन वुमेन से तो उम्मीद की जाती है ना कि वो मल्टीटास्कर हो, घर भी संभाले और बाहर भी परचम लहराए, क्योंकि बाहर जरा सा दाएं बाएं हुई नहीं कि देखो लड़की है, कर नहीं पा रही है उतना अच्छे से। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं एक समाज में कुरीतियाँ आ गई हैं, विकृतियाँ आ गई हैं सोच में। इसको तो धीरे धीरे सोशल कंडीशनिंग से हम लोगों को बदलना पड़ेगा। लेकिन मैं दाद देती हूँ भारत की कि कहीं ना कहीं अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केवल वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे, अब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें, यानी महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की भी बात कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय पिनास जी मुझे लगता है उस जेनरेशन को जाता है जो हमसे पहले आई थी, जिन्होंने इसको बहुत कॉमन कर दिया, बहुत सामान्य कर दिया कि घर की स्त्रियां घूंघट में से निकलकर घर की दहलीज पार कर कर काम करेंगी, समाज में भी अपना आर्थिक योगदान भी देंगी। समाज की आपने जिक्र किया, समाज की बात करें, ठीक है, आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जो पढ़ा लिखा है, जहां नारी शक्ति का सम्मान है, लेकिन फिर भी समाज के कानों से कभी ये आप तक, आपकी माँ तक पहुंचा, बेटा होता तो अच्छा होता, वंश को चलाने के लिए बेटा जरूरी है, या कभी आप तक सुनाओ कि अरे भाई नहीं है क्या? देखिए, वो तो हमेशा बचपन में हमेशा वो बोला जाता है, खास कि आई एम एन ओनली चाइल्ड एंड दैट टू अ डॉटर, वो हमेशा बोला जाता है ना कि मम्मा को बोल दो भैया ले आए। लेकिन मैं आपको समाज की जब हम बात करें तो एक वाकया आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं एक यंग जूनियर थी प्रोफेशन में, और मुझे मेरे सीनियर ने पटियाला हाउस में बेल आर्ग्यू करने का मौका दिया। तो मैं अपनी पूरी फाइलें किताबें लेके गई, और वहाँ पर हर ट्रायल कोर्ट में नायाब कोर्ट कर एक पोस्ट होती है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उस कोर्ट के साथ अटैच्ड होते हैं। तो जब मैं गई तो वहाँ पर एक नायाब कोर्ट थे, और ये श्रीमान जी हरियाणा के थे। और जब मैं गई अपनी सारी किताबें और फाइलें लेके, तो डायस के सामने एक मेज़ थी जहाँ पर जाके मैंने अपनी किताबें रखी। उनको अपना रजिस्टर रखना था जिसमें वो लिखने वाले थे कि समझ की तामील हुई या नहीं, और एकदम से मुझे देख के कहते, रे मैडम रे नौले, यानी मैडम अपनी चीज़ें उठाइए और उधर जाइए। मैडम यंग गौकी सी जूनियर थी, उन्होंने अपनी चीज़ें ली और एक तरफ हो गई। बाद में मैंने बेल आर्ग्यू करी, और ईश्वर की कृपा से मुझे बेल उस दिन ग्रांट हो गई। आप डिफरेंस देखिए, वही नायाब कोर्ट उस हियरिंग के बाद मुझे कह रहे थे, रे सर इधर साइन कर दो। मैडम सर हो गई। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, वो जो मैडम से सर तक का जो सफ़र था, यानी अगर आप में मेरिट है या आपने अच्छा परफॉर्म करा तो आप मैडम से सर हो गए, और इसको कहीं ना कहीं एक प्रमोशन या एक एलिवेशन की तरफ देखा गया। ये जो सबकॉन्शियस या ये जो अनकॉन्शियस बायसेस हैं, ये पूर्वाग्रह से समाज अभी भी ग्रस्त है, लेकिन मुझे लगता है इनको दूर करने की जिम्मेदारी भी फिर हम लोगों पर है। बिल्कुल, कोशिश जारी है, और इसी की पहल है ये हमारा कॉन्क्लेव। एक दूसरा पूर्वाग्रह है दिल्ली की लड़कियों के साथ कि भाई दिल्ली की लड़की है तो तेज तर्रार होगी, दिल्ली की लड़की है तो ट्रेडिशनल नहीं होगी, दिल्ली की लड़की हाई फ्लायर होगी। और आपके साथ तो दिक्कत ये कि बाप भी इतने रसूखदार थे और ऊपर से एक हाई फ्लाई स्कूल में भी पढ़ रही थी। तो ये दिल्ली की लड़की कैसे बैलेंस करती रही अपने ट्रेडिशन को, अपनी संस्कृति को? देखिए, सबसे पहले तो अपनी संस्कृति को और मॉडर्न होना, इन चीज़ों को बैलेंस करने की बात नहीं है, ये दोनों विरोधाभासी नहीं हैं। मैं मॉडर्न हूँ क्योंकि मैं अपनी परंपराओं को जानती हूँ, और सनातन संस्कृति अपने आप में बहुत मॉडर्न है, बहुत प्रोग्रेसिव है। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, ये जो स्टेरियोटाइप्स हैं ये हमेशा होते हैं, और मैं आपके मंच से कहूँगी प्राउडली, हाँ दिल्ली की लड़की हूँ, तेज़ तर्रार हूँ,
अपने बातों पर अडिग रहती हूँ, अटल रहती हूँ, क्योंकि जो भी सोच समझ के फैसले करती हूँ। अच्छा ये बताइए कि चलिए ये तो अच्छा है, मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं भी दिल्ली की लड़की Of हूँ, course. अच्छी बात है ये। लेकिन ये बताइए कि आपको कभी स्कूल में ये प्रेशर रहा कि भाई मैं उस तरह से पार्टी नहीं कर सकती, उस तरह से कपड़े नहीं पहन सकती, उस तरह से हैंग आउट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे ऊपर कांस्टेंट वॉच है? सुषमा जी की बेटी है। जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली थी कि मैं वसंत वैली स्कूल में क्लास 2 से पढ़ रही थी। तो क्लास 2 से और 12वीं तक वहीं पढ़ी। वो जो आपका स्कूल का गैंग है वो आपका सखा गैंग बन जाता है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप राजा के परिवार से आते या रंक के परिवार से आते। और वहाँ जब आप बचपन से एक ही स्कूल में हो, उन्हीं दोस्तों के बीच में हो, उन्हीं टीचर्स के बीच में हो, एंड क्रेडिट टू माय स्कूल वसंत वैली, उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आने दिया और उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार का दुभांत ना करने दिया ना होने दिया। और मुझे लगता है कि यहाँ पर स्कूल की बहुत ज़्यादा भूमिका आ जाती है। मुझे याद है हम सबका ये था कि आप चाहे जितने भी बड़े परिवार से आ जाए, बर्थडे पर 2 टॉफ़ी से ज़्यादा आप क्लास में नहीं बांट सकते। एंड आई रियली लाइक दैट। हमारी यूनिफॉर्म बहुत सिंपल है, वसंत वैली के संस्कार बहुत अच्छे हैं, एंड आई विल गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू माय फॉर्मर डायरेक्टर अरुण कपूर, जिन्होंने ये देखा कि हर जितने नो मैटर कितने हाई फ्लाइंग परिवार से वहाँ पर बच्चे थे, सबका ज़मीन पे था दिमाग। अच्छा ये बताइए कि टीनेज रिबेल, तो बांसुरी टीनेज रिबेल हुई? मम्मी नहीं, सुषमा जी बिल्कुल ने भी कैसे नहीं। डील किया? बिल्कुल भी नहीं। अच्छी बच्ची थी इतनी? मैं बहुत ही बोरिंग बच्ची थी। मेरा कोई टीनेज रिबेलियन का फेज़ नहीं आया, मेरा कोई उद्दंडता का फेज़ नहीं आया। लेकिन वो इसलिए क्योंकि घर पर कभी अंकुश लगे ही नहीं, कोई भी अंकुश लगा नहीं। और मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पेरेंट्स की बच्चों के साथ हमेशा झगड़ा होता होगा कर्फ्यू को लेके, राइट? हाँ बिल्कुल। हाँ, कर्फ्यू को लेके, कर्फ्यू को लेके, कपड़े कैसे पहनने हैं, इसको लेकर कहाँ हैंग आउट करना है, एवरीथिंग इज लाइक आई वॉज अ टॉम बॉय, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज अ टॉम बॉय। तो कपड़ों का मैं वैसे भी थोड़ी सी झल्ली थी, शायद अभी भी हूँ। मेरे को कोई ऐसा कपड़ों का या उस किसी चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं था। लेकिन इतना मैं आपको बताऊँ कि 2 चीज़ें थी। नंबर 1, जो अंकुश या कर्फ्यू, मैंने कहा ना अंकुश तो थे ही नहीं, जो बातें मेरे पेरेंट्स ने कही फिर उनका अनुसरण खुद भी करा। ओके। जैसे दोनों माँ बाप 10 बजे से पहले घर होते थे, एटलीस्ट दे यूज्ड टू ट्राई। अगर किसी रीज़न से माँ मान लीजिए किसी बैठक में और लेट हो रही है तो फ़ोन कर कर बताती थी। मैं बहुत छोटी थी, मतलब मैं शायद 2.5 बरस की थी, 2.5-3 बरस की। तब से अगर माँ बाहर जा रही है तो इमेजिन मुझे आके बोलती थी कि बेटा मुझे टूर पे जाता है, जाने की परमिशन है? और मैं परमिशन शब्द बोल भी नहीं सकती थी, तो तुला के कहती थी हाँ परमिशन है। वो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो हमेशा रखा गया। और रही बात रिबेलियन की, तो मैं आपको बताऊं, मेरी माँ मेरी ना राजदार थी। ओके। ऐसा जीवन का कोई राज नहीं था जो उनसे छुपा था। और उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि बेटा माँ बेटी की इज्जत सांझी होती है, तो अगर कोई गलती भी हो जाए ना जीवन में, आकर बस बता देना, मैं ओट लूंगी। मुझे कभी भी मार नहीं पड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत डांट पड़ी होगी, लेकिन कभी भी ना मार पड़ी, ना पापा से ना माँ से। मैं अच्छा वैसे भी शादी के बाद 9 साल बाद पहला बच्चा था परिवार में, तो मैं बहुत नाजों से पाली गई हूँ। चलिए, तो मतलब ये तो मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग है, नहीं तो आमतौर पे बच्चों की एक पूरी रिबल स्टोरी होती है, तो आपके लिए तो बहुत सुकून भरी बात थी कि माँ सुषमा जी के लिए, पिता स्वराज के लिए कि बच्ची बहुत अच्छी थी हमारी। आई थिंक इसका श्रेय उनको जाता है, वो बहुत अच्छे तो क्या पेरेंट्स। ट्रेडिशन की एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे ना स्पंज की तरह होते हैं। वी लर्न थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो माहौल आप घर में देखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको वो पता भी नहीं चलेगा किस तरह संस्कार बन के आपके अंदर रच बस गए हैं। जैसे वो रात को कहानी जो सुनाने का था, या तो दादी सुनाती थी या माँ सुनाती थी, तो उसमें पंचतंत्र सुनाई जाती थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियाँ सुनाई जाती थी। जो चीज़ें वो चाहती थी कि सप्लीमेंट हो स्कूल में, जैसे ये बात मेरा शिव तांडव काफ़ी लोग जानते हैं। मैं 5 बरस की थी जब बिठा के माँ ने मुझे वो कंठस्थ कराए थे उसके 16 पद। तो शी इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ हर सेल्फ इन मी। एंड इसका मैंने कहा ना, माँ दादी दोनों ने, अच्छा अगर नानके गई तो वहाँ नानी ने, द वुमेन इन माई हाउस वर वेरी एम्पावर्ड रोल मॉडल्स एंड दे इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ देयर टाइम इन मी। और बेटी कैसी है, माँ की परवरिश का अक्स ही उसके अंदर दिखता है और वो आप में बखूबी दिखता भी है। बांसुरी जी,
क्या आपने हमेशा कहा कि आप लॉयर बनना चाहती थी, राजनीति आपकी पहली पसंद नहीं थी? अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक परिवार में बच्चों की ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है, कैंपेनिंग में हाथ हिलाते नजर आते हैं, साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। तो कभी मां सुषमा स्वराज ने नहीं कहा कि भाई मेरी इकलौती उत्तराधिकारी होगी, चलो अभी से सिखाना शुरू करती हूँ? जी नहीं, मुझे राजनीति से दूर रखा गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कैंपेनिंग में नहीं थी। मैंने अपने जीवन का पहला नारा जब मैं 3 बरस की थी तब लगाया था। क्या था? कमल के फूल से भर दो पेटी, जीतेगी अंबाला की बेटी। मैटाडोर होती थी, उसके ऊपर मेगाफोन लगा होता था, मेरे हाथ में माइक दिया गया था। और मुझे याद है जब शी कोर्टेड अरेस्ट अगेंस्ट राजीव गांधी जी, जब हरियाणा की पानी की लड़ाई थी, तो मेरे को साथ गोद में लेके गई थी, तो उनके साथ गई थी। जेल में खूब टॉफियाँ खाई। लेकिन इसलिए मुझे ऐसा नहीं था कि उन्होंने राजनीति से परे रखा, लेकिन शायद पढ़ाई के कारण मैं वैसे ही दूर हो गई। कभी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरे अंदर नहीं जगाई गई। हाँ, अपना वजूद बनाने की महत्वाकांक्षा मेरे अंदर उन्होंने कूट कूट के भरी। और ये बात उन्होंने ज़रूर कहा, जैसे हम लोग जब सरकारी बंगले में रहते थे तो कभी भी उसे अपना घर नहीं बोलते थे। उन्होंने ये शब्दों का चयन हमेशा रखा। उन्होंने कहा ये सरकारी घर है, अगर ये चला गया तो फलानी जगह हमारा फ्लैट है जहाँ मैं अभी भी रह रही हूँ, वो हमारा घर है। ये जो डिस्टिंक्शन है, ये बहुत शुरुआत से और बहुत छुटपन में मेरे जहन में डाल दी गई थी, दैट पावर इज़ अ वेरी फिकल मिस्ट्रेस। और ये जो भी सत्ता है ये आपकी नहीं है, और सत्ता भोगने के लिए नहीं है। जब आप विदेश पढ़ने गई, मैं आपसे समझना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि क्या ये जो जेंडर बायस और महिलाओं को हर जगह, चाहे वो समाज में हो या फिर प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे हो, कुछ ना कुछ दिक्कतें जो आती हैं वो विदेशों में भी वैसी ही हैं, या फिर हिंदुस्तान की सोच को बदलने की ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं जी, बिल्कुल विदेशों में भी बिल्कुल वैसी ही है। बिल्कुल वैसी ही है। और ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है, ये केवल भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक जेंडर बायस जो है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो करते हैं, ये पूरे के पूरे विश्व की एक समाज की विकृति है, जिसमें हमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात अभी भी करनी पड़ रही है। हम 2025 में आ गए हैं, लेकिन उसमें आप देखिए भारत में ये फिलॉसफी या ये रेटरिक आगे प्रोग्रेस करके अब वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहा है। और रही बात, आपने कहा कि मैं विदेश गई पढ़ने के लिए, उसका सीधा सीधा रीज़न ये था कि मेरी माँ अपने करियर के चरम सीमा पे पहुंच गई थी, और वो चाहती थी कि जैसे स्कूल में बहुत ही एक सामान्य परवरिश मिल रही थी, कॉलेज में आकर भी ये ना आए कि सुषमा स्वराज की बेटी है। इसलिए एक ऐसी जगह भेज दिया गया जहां पर कोई नहीं जानता था, और आटे दाल चीनी का भाव जो है ज़रा खुद पता चला। अच्छा, ये बताइए, कॉलेज के दिन आपके बहुत बेहतरीन रहे, आपने जिक्र भी किया कोरोना में वहाँ पे आपकी कुकिंग क्लास काम भी आई। कभी घर में ऐसे कहा कि देखो भाई, वकालत तो पढ़ रही हो और डिबेट्स में भी आप जाती थी, सब काम कर रही हो, लेकिन ज़रा खाना बनाना भी सीख लो, आगे काम आएगा? इस तरह की कोई सोच, कोई डायलॉग जो एक टिपिकल चस्पा कर दिया जाता है लड़कियों के साथ? मुझे लगता है लाइफ स्किल्स तो हर किसी को आनी चाहिए। इससे आपके लड़कों को कम सिखाते हैं लोग। नहीं, पर लड़कों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं उनको सच बताना चाहूँगी, लाइफ स्किल्स हर किसी को आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे कभी एज सच कुकिंग में ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो सीखनी पड़ी जब हॉस्टल में अकेले जाके हम लोग रह रहे थे। और कितना, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, आप कितना बाहर का खाना खा लोगे? अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं तो कम से कम मटरों वाले चावल तो बनाने आने चाहिए ना। मुझे याद है हम 17 स्टूडेंट्स थे, हम लोगों ने मिलकर पहली बार ज़िंदगी में कुकर चढ़ाया और उसको ऐसे ताक रहे थे जैसे वो एक एटम बॉम्ब हो। लेकिन ठीक है, लकीली यूट्यूब आ गया था, तो उसको देख देख के सारी रेसिपीज़ कर ली। लेकिन हाँ, आई कैन मैनेज इतना कि इस कमरे में किसी को भी मैं भूखा नहीं मरने दूंगी। गुड। ये बताइए, आप अचानक से, ठीक है आप पढ़ रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वकालत, भरा पूरा परिवार था, लेकिन अचानक से एक दिन कान्हा ने माँ को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो मोमेंट अचानक से, बिटिया जो है वो बड़ी हो गई। यस, अनविलिंगली, रिलक्टेंटली, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वो क्षति ही ऐसी है कि किसी को तो पूरे परिवार को संभालना है ना, और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन भगवान आपको शायद जब इतना बड़ा दुख देता है तो उसका सामना करने की शक्ति भी साथ देता है। ये बात सच है कि मैं कान्हा से 3 महीने बहुत नाराज़ थी, मैंने पूजा बंद कर दी थी। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत नाराज़ थी। लेकिन अब मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि दैट वाज गॉड्स वे ऑफ बीइंग देयर फॉर मी। जब हम अपने को खोते हैं, अपनी माँ,
अचानक से हम बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप बच्चे तब तक हैं, चाहे आप 70 साल के भी हैं, अगर माँ है ना तो आप बच्चे ही हैं। जब आप बड़े होते हैं और उस दिन आप अपने साथ होना चाहते हैं और अपनों के साथ होना चाहते हैं, लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में थे, कैमरे की नज़र, हर शख्स की नज़र आपको घूर रही थी, आप अपना ग्रीफ भी खुलकर नहीं रो पा रहे थे। और उसी दौरान, क्योंकि सुषमा जी शख्सियत ऐसी थी कि आपको एक प्रेयर मीट थी जिसमें देश के प्रधानमंत्री के सामने आपको माँ के लिए कुछ कहना था, वो लम्हा कितना मुश्किल था और उसको कैसे आपने वो पार किया? एक तरफ था कि आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन था और कैमरास थे, अगर उस तरह देखूं तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में बात दूसरी थी। इतने सारे लोग जिनको मैं जानती नहीं थी, वो माँ के लिए फूट फूट के ऐसे रो रहे थे जैसे वो उनकी अपनी माँ है। और उसमें मैंने एक चीज़ देखा कि उनको केवल अपना मानना, केवल अपनी माँ कहना शायद स्वार्थ की पराकाष्ठा होगी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं इस मंच से धन्यवाद देती हूँ उन सब परिवारों का, उन सब लोगों का, जिनसे कई उनमें से शायद मैं मिली भी नहीं हूँ, जिन्होंने उस दिन मेरा गम बांटा और मुझे और ज़्यादा हौसला दिया। रही बात वो जो स्पीच मैंने JNL में दी थी, वो बहुत मुश्किल थी, लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि अरुण कपूर जी आए, शायद कृष्ण ने उनको भेजा कि वो मुझे संबल दें, और उन्होंने, आई रिमेंबर हम लोग बैठे थे डाइनिंग टेबल पे और वो बोले क्या हुआ? आई सेड सर आई विल बी कंपेयर्ड, एंड ही सेड समथिंग इन इंग्लिश, ही सेड योर मदर इन्वेस्टेड too much of herself in you for you to become a cheap imitation of hers. तो इसीलिए जो शिक्षाएं उन्होंने तुम्हें दी हैं उस पर थोड़ा भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, और दूसरे क्या सोच रहे हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना कर्म करो। और मुझे लगता है कि मैं आज भी उनको धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने ऐसी मेरी हिम्मत बंधाई कि फिर भगवान की कृपा से वो स्पीच दे पाई। वकालत में आप आई तब आपके पास आपके पिता माता की विरासत थी, लेकिन हर महिला वकील को लोअर कोर्ट से लेकर अपर कोर्ट में वो बैकिंग, वो सपोर्ट सिस्टम, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। आपको क्या लगता है वहाँ क्या कुछ स्ट्रगल्स रहते हैं एक महिला वकील के? मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि लिटिगेशन में ख़ास करके आसान नहीं है, लेकिन मैं अपनी फीमेल कॉलीग्स को ये बोलना चाहूँगी कि जब आप कचहरी एंटर कर रहे हैं और आपने वो गाउन पहन लिया है, देन यू आर जस्ट द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, अपना जेंडर निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपको इतना ज़रूर बताऊं, यू आर एज गुड और एज बैड ओनली एज योर लास्ट केस। मेरा बैकग्राउंड या मेरा सरनेम शायद इनिशियली मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिलवा सकता है कि मुझे एक जूनियरशिप मिल गई, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई जज आपकी इज्जत नहीं करेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सुषमा स्वराज की बेटी हैं। अगर आप प्रिपेयर होकर नहीं आई हैं, अगर आप तैयारी से नहीं आई हैं, आपने ढंग से आर्ग्यू नहीं करा है, आप गलत बोल रही हैं, आपके तथ्य आपके फिंगर टिप्स में नहीं है, आपको पेज नंबर्स कंठस्थ नहीं है, तो कोई जज आपको रिलीफ नहीं देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सुषमा स्वराज की बेटी हैं। इसलिए उन बहनों को जिनके पास बैकग्राउंड नहीं है, मैं उन्हें कहूँगी ये बैगेज एक तरफ रख दीजिए। मीडिया में भी बायसेस हैं, आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, देखिए महिलाओं के लिए मुश्किल तो है, हम लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को प्रूव करने के लिए, लेकिन शायद इसीलिए इस स्ट्रगल के कारण हम लोग बेहतर भी होती हैं। बिल्कुल, आपको कहीं भी एक छोटी सी गलती आपको सीधे सीधे आपकी काबिलियत पर सवाल उठा देती है। तो फिर राजनीति में किस तरह से एंट्री हो गई, और एक नेत्री के तौर पर हम कितना बढ़ पाए? हम वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को आज मोदी सरकार में बड़े बड़े पोर्टफोलियो भी मिले हैं, सिंबॉलिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी जब ग्रास रूट लेवल पे एक महिला कार्यकर्ता को आगे बढ़ना होता है, किस तरह के स्ट्रगल्स हैं? सबसे पहले आप मेरी बात करें कि मैं राजनीति में कैसे आई, मुझे लगता है अचानक से। मैं 1 दशक से पार्टी की सेवा कचहरी में तो कर रही थी, पार्टी के बहुत ज़्यादा केसेस कर रही थी। मेरी एंट्री हुई है पार्टी के लीगल सेल यानी विधि प्रकोष्ठ में सहसंयोजक की भूमिका से। वहाँ से मुझे मेन टीम में लिया गया, जहाँ पर मैं प्रदेश में मंत्री का दायित्व दिया गया, और उसके बाद मुझे टिकट का दायित्व दिया। जनता ने भाजपा का चयन करा,
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार चुना और एक गिलहरी जैसी भूमिका निभाने के लिए मुझे जनप्रतिनिधि की भी का दायित्व जनता ने सौंप दिया, जिसके लिए दिल्ली के, खास करके नई दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का बहुत बहुत आभार। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रही हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की राजनीति में, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फर्क आया है और इसका श्रेय जाता है रोल मॉडल्स को जो हमसे पहले आए हैं। निर्मला सीतारमण जी, स्मृति ईरानी जी, विजय राजे सिंधिया जी, सुषमा स्वराज जी। जब आप इन सशक्त महिलाओं को देखते हैं तो मुझे लगता है किसी दूसरी बच्ची के मन में भी एक एम्बिशन प्रज्वलित होती है और वो महत्वाकांक्षा प्रज्वलित होती है। वो कहती है हाँ मैं भी कर सकती हूँ। और खास करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये एक वाटरशेड मूवमेंट होने वाला है हमारे इतिहास में। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा है जिसमें आप वुमेन को अंडर रिप्रेजेंटेड देखेंगे, क्योंकि 2029 के इलेक्शन से पहले पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन्वोक हो जाएगा और सभी राजनीतिक दलों को 33% रिजर्वेशन लाना पड़ेगा। आप देख लीजिए अभी भी पार्लियामेंट में, मैं केवल अपने दल की बात नहीं कर रही, समस्तीपुर से जो हमारी MP हैं शांभवी जी, मात्र 25 बरस की हैं, लेकिन जब वो खड़ी होती हैं तो शेरनी की तरह दहाड़ती हैं पार्लियामेंट में। सो आई एम जस्ट सेइंग अक्रॉस द आयल एज वेल, अगर हम लोग ऑपोजिशन एंड ट्रेजरी बेंचेस, नारी शक्ति वंदन अधिनियम इज गोइंग टू इंश्योर कि मेरे देश की मातृशक्ति इस देश की नीति निर्माण में भी भागीदार बने और भारत की भाग्य विधाता बने। ठीक है, पॉलिसीज निश्चित तौर पर मददगार साबित होंगी, पहल हो चुकी है, लेकिन आज भी जब आप समाज के भीतर जाते हैं, और ये नहीं कहूंगी कि राजनीति के हलकों में भी इस तरह की बातें होती ही हैं, विश्लेषक भी इस तरह की बातें करते हैं, अच्छा वो महिला रिप्रेजेंटेशन देना है ना तो 2 मंत्री महिला भी बना देंगे। अच्छा महिला को बनाना था ना, अरे भाई वो भी तो चुनाव जीत कर आई है, जैसे आप सबने लड़ा था वैसे ही उन्होंने भी लड़ा था, उतनी ही मेहनत की थी। लेकिन जब उनको कोई पद मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो उसे वुमेन रिप्रेजेंटेशन के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है एक तबके के द्वारा। मैं ये नहीं कह रही ऑल आर सेम। सो दिस माइंडसेट विल एवर चेंज? Of course it will change. Of course it will change. But if this is the starting point, then so be it. मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे आपके इंटेंशन से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फाइनल प्रोडक्ट से फर्क पड़ता है। और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा आप रोल मॉडल्स देखेंगे उतना ज़्यादा महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन ये सोच हर दल में ऐसा नहीं है। अब 27 बरस के बाद दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने भाजपा का वनवास समाप्त करा है, यहाँ पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार आई है। रेखा गुप्ता जी ने 30 बरस दिए हैं अपने भारतीय जनता पार्टी को और राजनीति को, और आज आप देखिए 1 महीना हुआ है इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हुए, 1 महीना सरकार को नहीं हुआ, सरकार ने तो 20 फरवरी को लिया था, शपथ ग्रहण करा था। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, शी इज एक्चुअली कमिंग अक्रॉस एज द पीपल्स चीफ मिनिस्टर। वो इतनी लोकप्रिय हैं, इतनी कर्मठ हैं, इतनी जुझारू हैं। मेरे क्षेत्र में 1 हफ्ते के भीतर भीतर वो 2 बार आ चुकी हैं। एक बार भंवर सिंह कैंप में आरके पुरम विधानसभा में सेवा बस्ती में संवाद करने के लिए, लोगों से आके पूछने के लिए, बताइए आपकी समस्या क्या है, कैसे निवारण करूं। आप सही कह रही हैं, महिला है, मिसाल काम करना चाहती है, मल्टीटास्कर होती है, और वक्त जिसे कहते हैं ना, शी कैन ओवरस्ट्रेच ऑलवेज, क्योंकि वो परिवार में भी हमेशा से ओवरस्ट्रेच करती आई हैं, तो उनकी टाइम बाउंडेशन तमाम चीज़ों को ओवरस्ट्रेच कर लेती हैं। उनको मैंने सुना भी कहीं, उन्होंने कहा सुबह 6 से रात तक लगती हूँ। लेकिन जब उनका चयन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई दिल्ली से जो जीते वो भी बन सकते थे, ऐसे बहुत से अनुभवी थे जो 7-7, 8-8 बार के विधायक हैं, वो भी बन सकते थे। अच्छा महिला को बनाना था ना, इसीलिए उनका नाम आगे आया। ऐसे सोच आई। जो ऐसा मत रखते हैं ये उनकी सोच की विकृति को उजागर करता है। At the end of the day, she is a chief minister. Absolutely. Her gender is immaterial. Just the way you are a journalist, your gender is immaterial. I am a lawyer, my gender is immaterial. बहुत खूब। अब एक और एस्पेक्ट पे आते हैं। हमने समाज की बात कर ली, हमने परिवार की बात की, राजनीति और वकालत की बात की महिलाओं के लिए। एक और चेहरा है हमारे धर्म का, और माफ़ी चाहूँगी फिर से आपको वो वक्त याद दिला रही हूँ जिसे आमतौर पर हम को अकेले में याद करना चाहते हैं। जब आपने सुषमा जी को मुखाग्नि दी, एक परंपरा नहीं है, बेटा उम्मीद की जाती है, बेटा, पति, भाई, इस तरह के हमारे सेट नॉर्म्स हैं, तो आज भी लोग इसको बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट अभी भी नहीं करते हैं। तो ये भी एक बाइस्ड है। ये बायस बिल्कुल है,
लेकिन इसमें भी सोशल कंडीशनिंग की बात आ जाती है। मेरे पिता के जो पिता हैं यानी मेरे दादा, वो अपनी विल में लिख के गए थे कि सुषमा मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है, और इसीलिए मैं अपनी मुखाग्नि का अधिकार सुषमा और स्वराज दोनों को देता हूँ। मैंने बचपन में ही अपने दादा को, अब मैं 15 बरस की थी जब वो गए, मैंने अपने माता पिता को जॉइंटली उन्हें मुखाग्नि देते देखा था। मैं धन्यवाद करती हूँ कि माँ की अंतिम इच्छा ये थी, और ये इच्छा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कई बार उजागर करी, कि वो कहती थी कि मैं अपनी बेटी को मुखाग्नि का अधिकार दे रही हूँ। जब ऐन वक्त आया तो ना किसी ने वो अधिकार छीनने की चेष्टा करी, और मेरे फादर भी जो हैं वो भी पीछे हट गए। उन्होंने कहा वो यही चाहती थी। मैं जानती हूँ पिनाज जी कि ये हक आपने भी अपने फादर के लिए एक्सरसाइज करा था। कहीं ना कहीं आई थिंक दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट टू द पेरेंट हु इज नॉट हियर फिजिकली एनी मोर। एंड मुझे लगता है कि हमें समाज में इसको और ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए। यहाँ तक कि माँ के इलेक्शन का जो हवन होता था, नॉमिनेशन से पहले जो हवन होता है, वो हमेशा एक महिला पंडित को बुलाती थी। वाई? बिकॉज दीज सिम्बोलिज्म्स दे मैटर, दे रियली मैटर। मैंने कहा ना, रोल मॉडल्स मैटर। जब आप देखते हैं कि एक धर्म कर्म का कांड एक महिला पंडित कर रही हैं, जब आप देखते हैं कि पिनाज अपने फादर की अंतिम संस्कार स्वयं कर रही हैं, तो एक और ऑडियंस में बैठी एक बिटिया भी यहाँ पे कहती है हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ। बांसुरी जी, आप हमारे साथ आई हैं और हमारी इस कॉन्क्लेव शी में सामाजिक और प्रोफेशनल फ्रंट पे, और यहाँ तक कि हमारे जो धार्मिक फ्रंट पे भी जो कुछ बदलाव की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ सिम्बोलिज्म है उसे भी आपने खूबसूरती एक्सेप्ट किया है कि हाँ ठीक है, शुरुआत तो होगी कहीं ना कहीं से।